गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में समझ लिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है और हमारे देश में किस तरह से जनसंख्या भी तेज गति से बढ़ते जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी गर्भ निरोधक विधि। जब भी मनुष्य में कॉपुलेशन या इंटरकोर्स होता है, कॉपुलेशन, इंटरकोर्स, क्वाइटस, सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्स करना एक ही होता है, ठीक है। तो जब भी मनुष्य में कॉपुलेशन होता है तो प्रेगनेंसी की संभावना बनी रहती है। तो प्रेगनेंसी की संभावना को समाप्त करने के लिए या प्रेगनेंसी की संभावना को कम करने के लिए गर्भ निरोधक विधि का यूज किया जाता है। तो आज हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि गर्भ निरोधक विधि के बारे में समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि किस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद भी बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, प्रेगनेंसी की संभावना से बचा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या विशेषता होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि कंडोम एक बहुत ही प्रभावशाली कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जिसका यूज खास करके मेल ही करता है और कंडोम का यूज करने से प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। तो एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो हम बता रहे हैं। फर्स्ट, यूज करने में आसानी होना चाहिए। सेकेंड, इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली होना चाहिए। थर्ड, लो कॉस्ट में मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चीला, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, मार्केट में ज़्यादा भटकना नहीं पड़े, आसानी से मिल जाए। और फिर नेक्स्ट है यूज करने में आसानी होना चाहिए, मतलब कि यूज करने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी में किसी तरह का रुकावट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का कौन कौन सा विधि है। तो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का टोटल 4 विधि पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का हम लोग टोटल 4 विधि पढ़ने वाले हैं। एक है, फर्स्ट है नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड। सेकेंड है बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। थर्ड है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। और फोर्थ है सर्जिकल मेथड, ठीक है। फर्स्ट है नेचुरल मेथड, सेकेंड है बैरियर मेथड, थर्ड है केमिकल मेथड और फोर्थ है सर्जिकल मेथड। हम लोग एक तरफ से सबके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो शुरुआती 3 मेथड है, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड और केमिकल मेथड, इन तीनों मेथड को हम टेम्पररी मेथड कहते हैं। टेम्पररी मेथड का मतलब है कि जब तक हम इन विधियों का यूज करते हैं तो फिर तब तक प्रेगनेंसी की संभावना नहीं रहती है, लेकिन कि जैसे ही विधि का यूज करना बंद कर देंगे तो फिर से प्रेगनेंसी की संभावना आ जाती है, ठीक। और लास्ट जो है फोर्थ नंबर सर्जिकल मेथड, इसे हम परमानेंट मेथड कहते हैं। परमानेंट मेथड का मतलब है कि अगर एक बार इस मेथड का यूज कर लिए तो फिर जीवन भर प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है, ठीक। तो एक एक करके हम लोग सब कुछ समझते हैं। तो फर्स्ट है नेचुरल मेथड। याद रखना है कि नेचुरल मेथड जो होता है ना, नेचुरल मेथड का बॉडी पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम बोलेंगे नो साइड इफेक्ट, ठीक है, नो साइड इफेक्ट। यानी नेचुरल मेथड का यूज करते हैं तो शरीर पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें हम किसी केमिकल या किसी बैरियर का यूज भी नहीं करते हैं। तो नो केमिकल या बैरियर यूज, किसी केमिकल का यूज नहीं करेंगे, किसी बैरियर का यूज नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये जो मेथड होता है ना, इसको फेल्योर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो लिखेंगे चांसेस ऑफ फेल्योर। इस मेथड को
फेल्योर होने की चांस ज़्यादा होती है। मतलब ये कि अगर हम नेचुरल मेथड का यूज़ करते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि ये मेथड इफ़ेक्टिव होगा ही, बच्चे का जन्म नियंत्रित होगा ही। कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरल मेथड का यूज करने के बाद भी प्रेगनेंसी रुक जाता है। ठीक है, और इसमें हम यूज करते हैं अपने नॉलेज का, अपनी जानकारी का यूज करते हैं कि किस समय हमको कॉपुलेशन करना है तो फिर प्रेगनेंसी की संभावना से बच सकते हैं। कौन सा वो समय चुनना पड़ेगा कि जहां पर कि कॉपुलेशन करने से प्रेगनेंसी की संभावना से लोग बच सकता है। ठीक है, तो पहले है नेचुरल मेथड, और नेचुरल मेथड में हम लोग 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। नेचुरल मेथड में हम लोग 3 विधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है विथड्रॉल मेथड, या फिर हम इसी को कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, सेकेंड है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, और थर्ड है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो हम नेचुरल मेथड में 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। एक है विथड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस, दूसरा है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, और थर्ड है लैक्टेशनल एमिनोरिया। एक तरफ से हम लोग सभी पॉइंट को समझते हैं कि ये होता क्या है, देखना है। विथड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस में हम क्या करते हैं कि जब कॉपुलेशन हो रहा होता है, जैसे कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ध्यान से देखना इस फिगर को, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये हो गया सर्विक्स और ये हो गया वजीना। ठीक है, ये है वजीना। तो जैसे वजीना में यहाँ पेनिस इन किया, कॉपुलेशन हो रहा है, तो जैसे ही पेनिस से सीमेन का इजेकुलेशन होने वाला होगा, जैसे ही पेनिस से सीमेन बाहर निकलने वाला होगा, तो इसमें मेल क्या करेगा कि तुरंत अपने पेनिस को बाहर खींच लेगा। मेल अपने पेनिस को तुरंत बाहर खींच लेगा। तो जैसे पेनिस बाहर निकाल लिया जाता है, तो अब जैसे सीमेन निकलेगा तो मतलब इजेकुलेशन जैसे होगा तो वो फीमेल बॉडी के बाहर हो जाता है, यानी कि फीमेल की वजीना के अंदर में इंसेमिनेशन नहीं हुआ, इजेकुलेशन फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हुआ, वो इजेकुलेशन बॉडी के बाहर हुआ। तो ऐसा होने से क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन की संभावना समाप्त हो जाती है। जब स्पर्म फीमेल बॉडी में जाएगा ही नहीं, जब स्पर्म फीमेल बॉडी में जाएगा ही नहीं, वो तो स्पर्म तो फिर बॉडी का आउटसाइड में निकल गया, तो फिर इस कंडीशन में प्रेगनेंसी की कोई संभावना नहीं रहती है। हालांकि ये मेथड काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होता है क्योंकि कॉपुलेशन के दौरान जो कुछ प्री इजेकुलेटरी फ्लूइड निकलता है ना, यानी कि इजेकुलेशन के पहले भी कुछ फ्लूइड बाहर निकलता है, तो उसमें भी स्पर्म के होने की संभावना रहती है। वो कैसे रहता है, तो उसका रीज़न ये है कि जैसे ये पेनिस है और इस पेनिस के बीचों बीच यहाँ पर यूरिथ्रा होगा, इस पेनिस के बीचों बीच क्या होगा, यहाँ पर यूरिथ्रा होगा। तो पहली बार सीमेन बाहर आया, चलो पहली बार ये सीमेन बाहर इस तरह से आया, तो एक बार इजेकुलेशन हो गया और बॉडी के आउटसाइड इजेकुलेशन हुआ, लेकिन कि इस पूरे यूरिथ्रा के मार्ग में, इस पूरे रास्ते में स्पर्म प्रेजेंट रहता है। और फिर जब कॉपुलेशन होने लगता है तो इजेकुलेशन के पहले जो प्री इजेकुलेटरी फ्लूइड बाहर निकलता है, तो प्री इजेकुलेटरी फ्लूइड जैसे बाहर आएगा तो वह अपने साथ इस रास्ते में पड़े हुए
स्पर्म को भी बाहर लेके आ जाएगा, और रास्ते में पड़ा हुआ स्पर्म जैसे बाहर आएगा तो फिर वो वजीना के अंदर जा सकता है। और दिक्कत वाली बात यह है कि जो प्री इजेक्युलेटरी फ्लूइड निकलता है ना, तो इसके बारे में मेल को पता नहीं चल पाता है। जब इजेक्युलेशन होता है तो उससे उस समय पता चल जाता है कि अब इजेक्युलेशन होने वाला है, लेकिन कि जो प्री इजेक्युलेटरी फ्लूइड निकलता है उसके बारे में मेल को समझ में नहीं आता कि कब वो निकल रहा है। तो फिर प्री इजेक्युलेटरी फ्लूइड के साथ भी स्पर्म आने की संभावना रहती है, इसलिए विथड्रॉल मेथड जो है वह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, यहाँ पर प्रेगनेंसी की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम क्या करते हैं, जैसे फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल संपन्न होता है तो ओव्यूलेशन किस दिन होता है, 14वें दिन होता है, 14th डे होता है कि नहीं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर 28 डेज का चल रहा है तो उसका बीच का जो टाइम पीरियड आएगा वो 14th डे, उसी दिन ओव्यूलेशन होगा, उसी दिन ओवम निकलेगा और वो फिर फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ेगा। तो ये जो 14th डे है, ये जो 14वां दिन है, ऐसी ये गारंटी नहीं है कि 14th डे ही ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन 2 दिन पहले हो सकता है या फिर 2 दिन बाद भी हो सकता है, यानी कि 13th डे, 12th डे, इस दिन भी ओव्यूलेशन की संभावना रहती है। इसके बाद 2 दिन और ज़्यादा भी कर देते हैं, 15th डे, 16th डे, यानी कि 12वें दिन से लेकर के 16वें दिन के बीच में कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है, इसकी संभावना रहती है। ठीक है, अब ओव्यूलेशन जब होता है, ओवरी से ओवम निकल करके फैलोपियन ट्यूब में जब जाएगा तो वह ओवम अगले कितने दिनों तक या कितने घंटे तक वह जीवित रहता है, तो मैक्सिमम 24 घंटा तक जीवित रहता है, मतलब कि 1 दिन तक वह जीवित रहता है। और जब स्पर्म फीमेल बॉडी में पहुंचता है तो वह स्पर्म कितने दिनों तक जीवित रहता है, तो स्पर्म 2 दिन तक तो जीवित रहता है, लेकिन कि वो कभी कभी 3 दिन तक भी जीवित रह सकता है। तो ऐसे मेनली 2 दिन तक वो जीवित रहता है, 48 घंटा तक वो स्पर्म जीवित रहता है। तो अगर 12वें दिन के 2 दिन पहले भी अगर स्पर्म पहुंचेगा और 12वें दिन अगर ओव्यूलेशन हो गया तो वह स्पर्म अगले 2 दिन तक जीवित रह करके भी ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, करेगा कि नहीं। यानी कि 11वां जो दिन होता है और जो 10वां दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जो 10वां दिन भी अगर स्पर्म पहुंचता है फीमेल बॉडी में तो वह अगले, चूंकि वो 2 दिन तक जीवित रह जाएगा और अगर 12वें दिन ओव्यूलेशन हो जाता है तो वह स्पर्म अगले 2 दिन तक जीवित रह करके ओवम को फर्टिलाइज्ड कर देगा। इसलिए 10वां दिन भी अगर कॉपुलेशन होता है तो भी प्रेगनेंसी की संभावना बनी रहती है। और अगर कॉपुलेशन 16वें दिन होता है, अगर कॉपुलेशन 16वें दिन होता है या फिर 15वें दिन होता है और ओव्यूलेशन 16वें दिन हो तो ओवम तो अगले 1 दिन तक वो जीवित रहेगा, और अगर जीवित है तो फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन की संभावना होगी, यानी कि 1 दिन बढ़ा देते हैं, और यानी कि 17वें दिन भी अगर कॉपुलेशन होता है तो फिर इस दिन भी फर्टिलाइजेशन की संभावना बनी रहती है। तो ये जो 10वां दिन से लेकर के 17वां दिन का समय रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इस बीच में अगर कॉपुलेशन होगा तो फिर प्रेगनेंसी की संभावना बनी रहती है। अब इसके बाद 18 हो जाए, 19 हो जाए, इस तरह से वो लास्ट 28 तक हो जाए, और इधर 9 हो जाए, या फिर 1 है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरह से रहे। तो फर्स्ट से 4 दिन क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है, फर्स्ट से 4 दिन तक ब्लीडिंग होता है, और जब ब्लीडिंग होता है तो इस समय कॉपुलेशन या तो नहीं होगा या फिर अगर किया भी जाएगा तो भी फर्टिलाइजेशन की संभावना नहीं रहती है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट से 9th डे तक जो समय रहता है ना वो सेफ रहता है, और उसके बाद 17th के आगे का जो, यानी कि 18th से 28 डे का जो टाइम रहता है ये भी सेफ रहता है। ठीक, तो ये जो हम बताए कि 10वें दिन से 17वें दिन तक ही फर्टिलाइजेशन की संभावना रहती है, उसके पहले और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की संभावना नहीं रहती है। तो ये जो मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसमें कपल क्या करता है कि 10वें दिन से 17वें दिन तक कॉपुलेशन नहीं करता है, और इसके पहले और इसके बाद कॉपुलेशन करेगा, लेकिन कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है लैक्टेशनल एमिनोरिया।
बता दें कि अगर कोई मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, यानी कि अगर कोई मदर जो है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान, ठीक है, इसको बोलते हैं स्तनपान, दूध पिलाती है, तो अगर कोई माँ अपने बच्चे को रेगुलर स्तनपान करा रही है, लगातार दूध पिला रही है, तो उसमें ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये दोनों नहीं होता है। अगर कोई मदर अपने बच्चे को रेगुलर स्तनपान कराती है, दूध पिलाती रहती है, तो फिर उस मदर में ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल संपन्न नहीं होगा, तो फिर क्या उसमें रिप्रोडक्शन होने से, कॉपुलेशन होने से क्या उसमें प्रेगनेंसी की संभावना रहेगी? नहीं, प्रेगनेंसी की संभावना नहीं रहेगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है ना, फीमेल के बॉडी में हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन रहता है। यानी कि अगर कोई मदर अपने बच्चे को रेगुलर दूध पिलाती है, बच्चे को केवल दूध पिलाना चाहिए, दूध के अलावे बच्चे को बाहर से कुछ भी नहीं खिलाना है, ना तो बाहरी दूध पिलाना है, ना तो पानी पिलाना है, और एक दिन में यानी प्रत्येक दिन जो है मदर को, वो बच्चे को लगभग 7 से 8 बार ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ेगा। यानी कि लगातार, बीच में रुकना नहीं चाहिए। अगर बीच में रुक गया तो फिर उसमें ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल सब हो जाएगा, और अगर ये सब स्टार्ट हो गया तो फिर उसमें प्रेगनेंसी की भी संभावना बनी रहेगी। तो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर कोई मदर अपने बच्चे को रेगुलर लगातार दिन में 8 बार 10 बार ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहती है, तो उसमें ओव्यूलेशन रुक जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। रुकने का रीजन क्या होता है कि उस समय बॉडी में, यानी कि दूध बनाने के लिए जो हार्मोन होता है ना, वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो हाई मात्रा जो होती है ना, वह क्या करता है, वह LH और FSH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस दोनों के लेवल को लो कर देता है, लो लेवल ऑफ LH और FSH। तो जैसे ही LH और FSH का लेवल लो होगा, ओव्यूलेशन बंद हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा। यानी कि ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के लिए बॉडी में LH और FSH की मात्रा अधिक होनी चाहिए, और अगर इसकी मात्रा कम है तो फिर ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा। लेकिन कि यहाँ पर दिक्कत ये है कि यह मेथड जो है वह मैक्सिमम 6 मंथ तक ही काम करता है। यानी कि बच्चे का जन्म हुआ, डिलीवरी हुआ, अब वो मदर लगातार बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो अगले 6 मंथ तक उसमें ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, और इस बीच में अगर कॉपुलेशन होगा तो फिर प्रेगनेंसी की संभावना नहीं रहती है। इतना समझ में आया? तो हम बोले कि नेचुरल मेथड जो होता है ना, इसका बॉडी पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसमें केमिकल या बैरियर का यूज नहीं किया जाता है, इसको फेलियर होने का भी चांस रहता है, और इसमें हम अपने केवल नॉलेज का यूज करते हैं, कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे, कोई बैरियर यूज नहीं करेंगे, केवल अपने जानकारी का यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी 3 तरह का होता है, एक है विथड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस, जिसमें कि कॉपुलेशन के दौरान इजेकुलेशन के ठीक पहले मेल अपने पेनिस को वजीना से बाहर खींच लेता है और बाहर में ही इजेकुलेशन हो जाता है, तो फिर यहाँ प्रेगनेंसी नहीं रुकेगा। फिर है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से 17वें दिन तक कॉपुलेशन नहीं किया जाता है, और इसके पहले और उसके बाद अगर कॉपुलेशन होता है तो फिर यहाँ पर भी प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। और तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। हम बोले कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो और मदर रेगुलर बच्चे को दूध पिलाते रहती है,
तो फिर उसमें ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। और ये जो है अगले 6 मंथ तक ये मेथड यूजफुल रहता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाते रहती है तो फिर मदर के बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण LH और FSH की मात्रा घट जाती है और इस दोनों हार्मोन की कमी की वजह से उसमें ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। और इस वजह से अगले 6 मंथ तक अगर कॉपुलेशन होगा तो फिर बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो हम लोग नेचुरल मेथड पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैरियर मेथड। पहले इसका स्क्रीनशॉट पूरा का खींच लेना है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं कि कुछ बैरियर का यूज करेंगे। बैरियर मेथड को हिंदी में कहते हैं रोध विधि या रोधक विधि, यानी कि कुछ ऐसा अवरोध हम डाल देंगे जिससे कि स्पर्म ओवम तक पहुंच ही नहीं सके। यानी कि स्पर्म और ओवम के बीच में हम कोई बैरियर डाल देंगे जिससे कि स्पर्म और ओवम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ ही नहीं सकेगा। ठीक, तो ये जो बैरियर होता है ना, ये जो बैरियर होता है यह मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ठीक है, यानी कि जो हम बोले कि बैरियर का यूज करना है जिससे कि स्पर्म और ओवम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ सकेगा। तो ये जो बैरियर होता है ना, ये मेल भी यूज कर सकता है और फीमेल भी यूज कर सकती है। ठीक, तो मेल के लिए होता है मेल कंडोम और फीमेल के लिए होता है फीमेल कंडोम। इसके अलावे होता है सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम, वॉल्व्स। ठीक है, तो ETC मतलब फीमेल के लिए जो बैरियर है वो है फीमेल कंडोम, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम, वॉल्व्स, और मेल के लिए होता है मेल कंडोम। तो बहुत ज़्यादा उपयोगी ये मेल कंडोम होता है, ये सभी बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग एक तरफ से सबके बारे में पढ़ते हैं। ये जो मेल कंडोम होता है यह थिन रबर या फिर लेटेक्स का बना होता है। यह पतले रबर या फिर लेटेक्स का बना होता है और कंडोम का एक ब्रांड है जिसे हम बोलते हैं निरोध। ठीक है, निरोध ये क्या चीज़ है, तो कंडोम का ये ब्रांड होता है। ठीक, अब ये जो मेल कंडोम जो होता है इसका अगर एक बार यूज कर लेते हैं तो फिर इसको फेंकना पड़ता है, यानी कि केवल इसका हम 1 टाइम यूज कर सकते हैं। एक बार यूज करेंगे उसके बाद फिर इसको फेंक देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा न्यू कंडोम को यूज करना पड़ेगा। ठीक, और अगर मेल कंडोम का यूज किया जाता है तो यह STD से बचाव भी करता है, यानी कि यह प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम STD, यानी कि जैसे कि एड्स हो गया, सिफिलिस है, गोनोरिया है, इन सभी बीमारी से भी ये बचाव करता है। अब ये होता कैसा है, तो ये जो मेल जो कंडोम है ये होता है कुछ इस तरह का, फिगर देखना है। इस तरह का ये पतला सा रबड़ का बना होता है, रबड़ का बना हुआ पतला सा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और इसका यूज कैसे किया जाता है, तो कॉपुलेशन के समय मेल इस कंडोम को अपने पेनिस के ऊपर इसका यूज करता है और उसके बाद अगर कॉपुलेशन होता है तो जब पेनिस से सीमेन का डिस्चार्ज होगा तो वह वजीना के अंदर नहीं जाता है बल्कि इस कंडोम में जाकर के फंस जाता है। फिर कंडोम को हटाकर उसको फेंक दिया जाता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, जैसे ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और यहाँ ये है वजीना, ये हो गया वजीना। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये हो गया फैलोपियन ट्यूब,
ये है फेलोपियन ट्यूब, यहाँ है ओवरी। तो ओवरी में क्या होता है, ओवरी में ओवम बनता है और वो ओवम निकल करके फेलोपियन ट्यूब में आएगा ना। और जैसे ही यहाँ पर ये पेनिस आएगा, ये है वजीना, और वजीना में जैसे यहाँ पर पेनिस इस तरह से आता है, तो क्या किया जाता है कि इसमें ये जो कॉन्डोम है, मेल कॉन्डोम, पेनिस के ऊपर एक लेयर का काम करता है। पेनिस के ऊपर एक लेयर का काम किया। ये ब्लैक कलर से जो बनाया है ये है पेनिस, और ये रेड कलर से जो बनाया है ये हो गया मेल कॉन्डोम। तो पेनिस के ऊपर सेट कर लिया गया, और ऐसा करने से जब कॉपुलेशन के दौरान जब पेनिस से सीमेन निकलेगा ना, तो वह सीमेन इस कॉन्डोम में जा कर के फंस जाएगा, और ये फीमेल के वजीना में पहुंचता ही नहीं है। तो ऐसा होने से जो स्पर्म होगा वह ओवम तक पहुंच नहीं सकेगा, और जैसे स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंचेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन की संभावना समाप्त हो जाती है, और प्रेगनेंसी की भी संभावना समाप्त हो जाती है। तो कॉन्डोम का यूज इसी तरह से किया जाता है, और एक बार यूज करने के बाद फिर इसको खोल करके फेंकना पड़ता है। फिर से कॉपुलेशन करना है तो फिर से न्यू कॉन्डोम का यूज करना पड़ेगा। अब कॉन्डोम का यूज करने से एक फ़ायदा है कि एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि एड्स बीमारी है, सिफिलिस बीमारी है, गोनोरिया बीमारी है, इन सभी बीमारियों से बचा जा सकता है। कैसे, बीमारी कैसे एक से दूसरे में वो फैलता है, तो अगर ये जो लिक्विड है यानी कि पेनिस से निकलता है सीमेन, और ये जो वजीना है तो वजीना से भी लिक्विड निकलता है, ये जो वजीना है ना, तो यहाँ से भी वजीना से भी सिक्रीशन निकलता है। तो वजीना का लिक्विड और मेल के पेनिस का लिक्विड अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो उससे बीमारी सब फैलने की संभावना रहती है। अगर मेल में बीमारी है तो फीमेल को हो जाएगा, फीमेल में है तो फिर मेल में हो जाएगा। तो इस तरह से बीमारी का ट्रांसफ़र एक दूसरे से हो जाता है। लेकिन जब पेनिस के ऊपर एक कवर है, जब पेनिस के ऊपर एक कॉन्डोम का लेयर बन गया, तो क्या ये जो सीमेन है ये फीमेल बॉडी के कांटेक्ट में आ पा रहा है? नहीं। क्या फीमेल के वजीना का जो सिक्रीशन है वह मेल के पेनिस के कांटेक्ट में आ पा रहा है? नहीं। तो फ्लूइड का एक दूसरे से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, और इस वजह से अगर किसी एक में डिजीज है तो दूसरे को नहीं होगा, अगर फीमेल में है तो मेल को नहीं होगा, मेल को है तो फीमेल को नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेल कॉन्डोम का यूज़ करने से एसटीडी से बचाव होता है। ठीक है, तो हम देखें कि जो मेल कॉन्डोम होता है ये पतला सा रबड़ या फिर लेटेक्स का बना होता है, और इसका ब्रांड का नेम है निरोध, और इसका केवल हम एक बार यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने से एसटीडी सबसे बचाव भी होता है। ठीक, अब है फीमेल कॉन्डोम। तो ये जो फीमेल कॉन्डोम जो होता है ना, ये भी थिन रबर या फिर लेटेक्स का बना होता है। ठीक है, थिन रबर या फिर लेटेक्स का बना होता है, और इसका भी हम केवल वन टाइम यूज कर सकते हैं, एक बार ही यूज कर सकते हैं। और उसके अभी बता रहे हैं कि ये फीमेल कॉन्डोम होता कैसा है। और फिर ये जो सर्वाइकल कैप्स है, डायफ्राम है या फिर वॉल्व्स है, तो इसका एक से ज़्यादा बार यूज किया जा सकता है, यानी कि ये जो है ना ये रीयूजेबल होता है। एक बार अगर यूज कर लिया गया तो फिर दोबारा इसे साफ करके फिर से यूज किया जा सकता है। तो ये सभी रीयूजेबल है, दोबारा इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन फीमेल कॉन्डोम जो है उसका केवल एक बार ही यूज किया जाएगा। और ये तीनों यानी सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम और वॉल्व्स जो है ना, यह एसटीडी से बचाव नहीं करता है। तो बोलेंगे कि नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी, यानी कि ये एसटीडी से कोई बचाव नहीं करता है। एक में अगर डिजीज है तो फिर दूसरे पार्टनर को डिजीज हो जाएगा, या फिर दूसरे को है तो फिर वो पहले पार्टनर को डिजीज हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका यूज किया जाता है स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ। तो मतलब ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो इसलिए इसका यूज किया जाता है यूज्ड विथ स्पर्मिसाइडल क्रीम। ठीक है, स्पर्मिसाइडल क्रीम का मतलब है स्पर्म को मारने वाला क्रीम, कुछ वैसा क्रीम जो कि स्पर्म को नष्ट कर दे। तो उसके साथ अगर इसका यूज करते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब समझते हैं कि ये सब होता कैसा है। ये जो फीमेल कॉन्डोम होता है ना, ये फीमेल कॉन्डोम कुछ इस तरह का होता है।
फीमेल कॉन्डोम कुछ इस तरह का होता है, ध्यान से देखना है। ये है फीमेल कॉन्डोम। एक तरफ का छिद्र ओपन रहता है और दूसरे साइड से वो बंद रहता है। अब इसका यूज कैसे होता है वो हम बता रहे हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। और यहाँ ये हो गया वजीना, ये हो गया वजीना। तो कॉपुलेशन के ठीक पहले इस वजीना में फीमेल कंडोम को सेट कर दिया जाता है। ये चलो हो गया फीमेल कंडोम, यहाँ पर बाहर में इसको इस तरह से सेट कर दिया गया। अब अगर यहाँ पर पेनिस प्रवेश करता है, पेनिस प्रवेश करता है, तो फिर पेनिस से जो सीमेन निकलेगा, पेनिस से जैसे सीमेन निकला, तो ये जो सीमेन है ये चूँकि चारों ओर से फीमेल कंडोम का यूज कर लिया गया है और इस वजह से ये सीमेन फीमेल बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके कारण कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, इस तरह से फीमेल कंडोम का यूज़ किया जाएगा। अब बाकी ये सब जो है यानी कि सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम और वॉल्स, ये सभी लगभग एक ही टाइप का होता है, स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। ये सभी कैसा होता है, तो ये जो सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम या वॉल्स जो होता है ना, ये कुछ इस तरह का होता है, ध्यान से देखना है। ये कुछ इस तरह का कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, टोपी जैसा स्ट्रक्चर रहता है और इसे सर्विक्स में सेट किया जाता है। सर्विक्स को ढकने के लिए इसका यूज करते हैं। तो एक और फिगर हम बना देते हैं, समझना है ध्यान से। समझना है ध्यान से। ये है वजीना, ये है सर्विक्स। तो सर्वाइकल कैप्स को यानी कि कॉपुलेशन के ठीक पहले ही ये जो सर्वाइकल कैप है ना, इस सर्वाइकल कैप को सेट कर दिया जाता है, खुद से सेट करना पड़ता है, खुद से ही सेट किया जाता है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्वाइकल कैप या फिर डायफ्राम या फिर वॉल्व जो होता है ना, उसको वजीना के अंदर डाल करके सर्विक्स को ढक दिया जाता है। यानी कि ये जो सर्वाइकल कैप है वजीना के अंदर डाला जाएगा और सर्विक्स में जाकर के उसको सेट कर दिया जाएगा। तो ये सर्विक्स वाला पार्ट जो है ये ढका गया। अब अगर यहाँ पर पेनिस आता है, कॉपुलेशन होगा, यहाँ पेनिस जैसे आया तो पेनिस से निकलेगा सीमेन, पेनिस से सीमेन निकला तो सीमेन जैसे निकलेगा तो सीमेन वजीना के कांटेक्ट में तो आ जाएगा, लेकिन कि चूंकि वो आगे का रास्ता चूंकि ढका गया, वो बंद हो गया, इसलिए स्पर्म जो है सीमेन का स्पर्म वह आगे ओवम तक पहुंच नहीं सकता है और इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव हो, इसके लिए क्या करते हैं, सर्वाइकल कैप या डायफ्राम या फिर वॉल्स के साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम, यानी स्पर्मिसाइडल क्रीम, एक क्रीम होता है जो कि स्पर्म को मारता है, उस क्रीम का लेप लगा दिया जाता है सर्वाइकल कैप के ऊपर। सर्वाइकल कैप है ना, इसके ऊपर में स्पर्मिसाइडल क्रीम का लेप लगा दिया जाएगा, जिसके कारण जैसे जैसे यहाँ पर स्पर्म पहुँचेगा उस क्रीम की वजह से वो एक तो रास्ता तो ब्लॉक हो ही गया है, लेकिन जो भी स्पर्म इस सर्वाइकल कैप्स के कांटेक्ट में आएगा वो स्पर्म इसके वजह से, स्पर्मिसाइडल क्रीम की वजह से वो मर जाएगा। लेकिन की दिक्कत यहाँ पर यह है कि STD से कोई सुरक्षा यहाँ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा सुरक्षा, क्योंकि वजीना से जो लिक्विड निकलेगा, वजीना के दीवार सबसे जो कुछ लिक्विड, इसका वजीना का जो सिक्रीशन है वो हो गया, उसके बाद ये पेनिस से जो निकला सीमेन, ये सब तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ ही गया। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर यहाँ अगर मेल में डिजीज है तो फिर फीमेल को हो जाएगा, फीमेल में डिजीज फिर वो मेल को हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर STD से कोई प्रोटेक्शन मिलता नहीं है। तो हम बताए कि फीमेल के लिए जो बैरियर यूज़ किया जाता है वो है एक फीमेल कंडोम, ठीक है, फिर सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्स। फीमेल कंडोम जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये रबड़ या लेटेक्स टाइप बना होता है, इसका यूज़ केवल एक बार करते हैं।
और हम फिगर बना करके दिखा दिए यहाँ। उसका सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्स, ये सभी एक ही टाइप का होता है, स्ट्रक्चर में हल्का फुल्का अंतर होता है। इन तीनों का यूज सर्विक्स को ढकने के लिए किया जाता है। रबड़ का बना हुआ ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और वजीना के अंदर डाल करके सर्विक्स को ढक दिया जाता है। ये ज़्यादा बढ़िया से काम करे इसके लिए इसके ऊपर स्पर्मिसाइडल क्रीम यानी स्पर्म को मारने वाले क्रीम का लेप लगा दिया जाता है। और उसके बाद अगर कॉपुलेशन होगा तो फिर ये जो स्पर्म है ये वो वजीना में तो पहुंचेगा, लेकिन कि वो आगे सर्विक्स से होकर के ओवम तक पहुंचता नहीं है और इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। लेकिन कि इन तीनों का यूज करने से एसटीडी से बचाव नहीं होता है। तो अभी हम लोग बैरियर मेथड को भी कंप्लीट कर लिए। अब ये केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका अभी स्क्रीनशॉट लेना है और इसके साथ ही अभी स्क्रीन पर इसका आज जितना पढ़ा है इसका नोट्स भी आएगा स्क्रीन पर। अभी हम हटेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और अगले शायद 2 पेज में नोट्स आ सकता है, उस दोनों पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।